गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के लेक्चर में बच्चों हमने देखा था पदार्थ की अवस्थाएं। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था बच्चों कि जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ये देखी थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स की, ठीक है। मतलब कि पदार्थ के जो अणु थे उसके गुण देखे थे हमने कि क्या क्या थे। इसमें हम देखेंगे कोई जो अगर मैटर है तो उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई मैटर है तो उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, मतलब मैटर जो है वो किन किन अवस्थाओं में हमारी पृथ्वी पे उपस्थित है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पदार्थ जो है उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी है। वैसे तो पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण अगर हम देखें तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड और गैस यानी कि जो हमारी गैसेस होती हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमने कल जो प्रॉपर्टी देखी थी 4, ठीक है, कि पदार्थ के अणुओं के मध्य स्थान होता है जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहते हैं। दूसरी, पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिससे इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, यानी कि अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के अणु लगातार गति करते हैं जिससे कि उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। तो ये जो हमने प्रॉपर्टियां कल देखी थी बच्चों, उन्हीं के बेस पे हम यहाँ पे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे बच्चों ठोस अवस्था के बारे में, यानी कि सॉलिड के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे गैस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ठोस से। देखो बच्चों, ठोस से हम स्टार्ट करते हैं, यानी सॉलिड से। सॉलिड की स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, ये हमने कल बात करी थी, ठीक है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है बच्चों, ये है आपके ठोस की स्ट्रक्चर है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि इसमें जो अंतरा आणविक स्थान है, ठीक है ना, जो इनके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस है या फिर अंतरा आणविक स्थान जो है बच्चों वो बहुत ही कम है। मतलब हम कह सकते हैं हमारा पहला पॉइंट कि जो ठोस होते हैं उनके अंदर अंतरा आणविक स्थान कैसा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। ठोस में अंतरा आणविक स्थान कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। क्लियर है, बहुत कम होता है। मैं इसको डाउनवर्ड एरो से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में दूसरा ये आएगा कि जो ठोस होते हैं इनकी द्रव्यमान व आकृति निश्चित होती है। ठोस का द्रव्यमान व आकृति कैसा होता है, निश्चित होता है। जैसे कि सपोज करो आपके पास में कोई चीज है, पेन है। अब ऐसा तो नहीं कि कल आप पेन को उठ के देखोगे तो पेन गोल हो जाएगा या टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, और जितना उसका वॉल्यूम है और जितना उसका मास है वो उतना ही रहेगा। मतलब कि जो सॉलिड्स होते हैं इनका मास एंड वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड। ओके, मास एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आर फिक्स्ड, मतलब कि सॉलिड का मास और वॉल्यूम फिक्स होता है। इनका द्रव्यमान व जो इनका द्रव्यमान व आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। ठोस का द्रव्यमान व आयतन निश्चित होता है। क्लियर है बच्चों, दूसरा पॉइंट भी ठोस का, ठीक है। तीसरा आएगा कि ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। जो ठोस के अणु होते हैं इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठोस के जो कण होते हैं इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है बच्चों। तो ठोस के जो कण होते हैं इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं। देखो इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा ये है कि ठोस का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो इसमें जो कण है इनके मध्य बहुत कम दूरी है। कैसी दूरी है बच्चों, बहुत कम दूरी है। मतलब कि ये गति भी नहीं कर सकते ज्यादा। जब ये ज्यादा गति नहीं कर सकते तो इनकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी, कम होगी। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा वो यही होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड्स की,
ठीक है ना, वो कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा लो होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है सॉलिड्स की वो बहुत ज्यादा कैसी होती है, लो होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। इसके बाद में बच्चों देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़नता। संपीड़नता क्या होती है, यानी कि इसको हम कितना दबाकर छोटा कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। संपीड़ितता, संपीड़ितता लिख देते हैं, संपीड़ितता। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता या फिर कंप्रेसिबिलिटी। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखो ये जो सॉलिड है इसके अंदर आप देखोगे कि अणु वैसे ही पास पास है। भाई इस पे अगर आप बाहर से प्रेशर भी लगाओगे तो और ज्यादा पास तो आने से रहे। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं वो, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, दे आर नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल। मतलब कि जो सॉलिड्स हैं वो कैसे कंप्रेसिबल हैं, वो नागणनीय संपीड़ित हैं, मतलब कि उनमें संपीड़न की क्षमता बहुत ही कम है। तो ये जो हमने सारे गुण देखे ये थे ठोसों के। पहला गुण था कि ठोसों के अणुओं के मध्य इतना ज्यादा स्थान नहीं होता है, अंतराण्विक स्थान नहीं होता है। दूसरा, ठोस के अणु जो होते हैं उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। दूसरा, तीसरा, ठोस के जो अणु हैं इनमें आकर्षण बल सर्वाधिक होने के कारण व इनका स्थान कम होने के कारण इनकी आकृति व द्रव्यमान कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है। चौथा, इसके बाद में हमने देखा कि इनकी संपीड़ितता जो है वो बहुत ही कम है। और पांचवा ये कि इनकी जो गतिज ऊर्जा है उसका मान भी कैसा है, बहुत ही कम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इनकी लो है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं वापस से हमारी बुक के ऊपर और उसमें से थोड़ा बहुत रीड करते हैं। देखो बच्चों, ठोस अवस्था, आपको निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर एक पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाएं। क्या सभी वस्तुएं निश्चित आकार स्पष्ट करती हैं तथा स्थिर आयतन है? हाँ, इन पर हथौड़ा मारने पर, खींचने पर, गिराने पर क्या प्रभाव होता है वो आपको देखना है। क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? बल लगाकर इन्हें संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न संभव है? अब देखो बच्चों, यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी आ रही है ये सारी की सारी वही वाली आ रही है जो मैंने आपको बताई, संपीड़नता और है ना, वो सारी चीजें आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप बच्चों कि मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई वही सब चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं तथा स्थिर आयतन है, यानी ये नागण्य संपीड़ेबल है। बहुत बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। इनको क्या कहते हैं, दृढ़। दृढ़ को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रिजिड, मतलब कि सॉलिड्स को हम क्या कह सकते हैं, दे आर रिजिड। ओके, तो ये कैसे हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं। रबर बैंड को क्या माना जाए, ये क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तन को रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों में आकार ले लेता है, क्या ये ठोस नहीं है? स्पंज क्या है? एक स्पंज ठोस है लेकिन फिर भी इसे संपीड़ित किया जा सकता है। बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदल जाता है और बल हटाने पर वह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट भी जाता है। चाहे हम शर्करा व नमक को अपने हाथों पर लें या किसी प्लास्टिक के बर्तन में रखें, वो उसी आकार में ढल जाते हैं। स्पंज पर बाह्य बल लगाने पर यह संपीड़ित हो जाता है। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें व जल, खान पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय आदि। ठीक है। अब यहाँ से द्रव अवस्थाएं आती हैं। देखो उसकी रीजन इन्होंने नहीं दिए, मैं बताता हूँ आपको। स्पंज के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं जिनके अंदर वायु भरी होती है। जब हम इन्हें दबाते हैं तो उन होल से वायु बाहर आ जाती है। ठीक है, एयर बाहर आ जाती है और वो संपीड़ित हो जाता है। रबर बैंड पॉलीमर्स का बना होता है। ठीक है, जो कि एक स्ट्रक्चर होती है जिसे खींचा जाए तो वो खींच जाती है। दूसरा, शर्करा और ये जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, इसलिए जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है ये उसका आकार ले लेते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। देखो अगली आपकी स्टेज है द्रव अवस्था। जैसे अभी हमने ठोस का क्लासिफिकेशन, ठोस के मुख्य बिंदु देखे हमारे पुराने गुणों के आधार पर, उसी तरीके से हम द्रव के मुख्य बिंदु देखेंगे पुराने गुणों के आधार पर। फर्स्ट है
प्रेक्षण से हम पाते हैं कि ये सारी वस्तुएं आपको इकट्ठी करनी है और इन सब चीजों को देखना है। इन द्रवों को फर्श पर डालकर देखिए क्या होता है। 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या होता है, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर क्या वह आसानी से बहता है। दूसरा देखो, फर्स्ट इनकी प्रॉपर्टी होगी बच्चों कि जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स आर फिक्स बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। मतलब कि द्रव जो होता है उसका आयतन तो फिक्स है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है। उसका आयतन निश्चित है, आकार निश्चित नहीं है। जैसे कि पीने का पानी अगर आप गिलास में लेते हो तो वो गिलास के आकार का हो जाता है, अगर आप उसे भगोनी में लेते हो तो भगोनी के आकार का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और जो द्रव होता है इनके पास बहने का गुण होता है, मतलब कि अगर पानी कहीं पे फैल जाए तो वो बहने लगता है, इसलिए इनको हम कहते हैं फ्लूइड। इनको क्या कहते हैं? फ्लूइड। बहने का जो गुण होता है उसको हम कहते हैं फ्लूइड। ऐसे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। दूसरा, जो द्रव होता है इसके कण होते हैं, उसके मध्य अंतरा आणविक स्थान जो होता है वो ठोस की तुलना में तो ज्यादा होता है लेकिन गैसों की तुलना में कम होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम आगे देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो द्रव है उसके अंदर अंतरा आणविक स्थान ठोस से ज्यादा गैसों से कम है। अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है वो ठोस से कम है लेकिन गैसों से ज्यादा है। गतिज ऊर्जा जो होगी इसके कणों की वो ठोस से ज्यादा होगी लेकिन गैसों से कम होगी। उसके बाद में देखना बच्चों, अगला पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। द्रव जो होते हैं वो थोड़ा बहुत कंप्रेस किए जा सकते हैं। मतलब कि जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, अगर आप इस पे बाहर से प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये थोड़ा बहुत कंप्रेस्ड हो सकता है। क्लियर है। इसके बाद में आती है आपकी गैसीय अवस्था। आपने कभी यहाँ पे गैसीय अवस्था के बारे में आपने कभी उस गुब्बारे पर ध्यान दिया जो कि गैस के एक ही सिलेंडर में बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। इससे पता लगता है कि एक सिलेंडर में हवा कितने गुब्बारों में भर सकते हैं। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। मतलब कि कोई गुब्बारे भरने वाला होता है, वो क्या करता है बच्चों, एक ही सिलेंडर से कई सारे गुब्बारे भर देता है। आपने देखा होगा कि सिलेंडर तो इतना सा होता है लेकिन उससे उसी साइज के कई सारे गुब्बारे फुलाए जा सकते हैं। मीन्स गैस को उसके अंदर क्या किया गया है, कंप्रेस किया गया है। तो ये जो आपका पॉइंट है ये यही बताता है कि जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, उन्हें हम संपीड़ित कर सकते हैं। अगर तापमान को कम किया जाए व दाब को बढ़ाया जाए, टेम्परेचर को कम करें और प्रेशर को इंक्रीज करें तो आपकी गैसें संपीड़ित हो जाती हैं, यानी कि कंप्रेस्ड हो जाती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके बाद में है बच्चों आपका क्रियाकलाप है एक, इसको आप लोग देख लेना, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जैसा मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको उस तरीके से बताया गया है। देखो, फर्स्ट है सॉलिड का, सेकंड है आपका लिक्विड्स का और थर्ड है आपका गैस का। ठीक है, तो तीनों का कंपैरिजन है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों देखेंगे गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या पॉइंट्स हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम ये जो आपकी क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।